वो सामने आया, रफल नीचे उतारी, सीधे 10 फायर किए उसने। ये दर्द आज भी हमारे दिल में तब से बसा है। जब मैं छोटा था, कुछ टाइम उसने नौकरी जब की तो हमें थ्रेट्स मिलते थे, इसको बोलो जॉब छोड़ो। वो 10 फायर 1 मीटर की दूरी पे उसकी बहन पे चलाता है। वो मंज़र कैसे मैं भूल सकता हूँ। हमारा कसूर ये था कि हमने वो प्रोफेशन चूज़ किया था जो हुब्बुल वतनी था। हम वतन से मोहब्बत करते थे। Assalamu alaikum, welcome back. You're watching Kashmir Unfiltered, and this is your host Malik Fiza. I have with me Mr. Rafi Asadullah, who is the brother of martyred policewoman Tasleema Akhtar, who was martyred in 2001. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बहन पुलिस में काम करती थी जी उस टाइम आप लोग बहुत छोटे थे जैसे आपने बताया, जी तो जी। कैसे हालात थे उस टाइम जब वो एक ब्रेड विनर थी इस घर के लिए? मेरा बाप उस टाइम बीकन में लेबरर काम करता था। 1500 उसकी सैलरी थी। ओके। और मेरी बहन भी जब पुलिस में भर्ती हुई तो 1500 उसकी सैलरी थी तब के टाइम पे। तो टोटल अर्निंग हमारी फैमिली की उस टाइम थी 3000। लेकिन उस टाइम पे यहाँ इस एरिया में, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, जो टोटली टेरराइज था तब के टाइम पे। तो उस टेरराइज टाइम पे मेरी बहन ने एक वो प्रोफेशन चूज़ किया जो एक मर्द भी नहीं करता था। Exactly. लेकिन कुछ टाइम उसने नौकरी जब की तो हमें थ्रेट्स मिलते थे, इसको बोलो जॉब छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो। एक तो हमारी फैमिली की भी अर्निंग कम थी, मजबूरी भी थी, दूसरा हमें वतन से भी प्यार था। मुझे बचपन से वतन से प्यार था और इस प्यार की वजह से मेरे बहन ने तब वो थ्रेट्स की वजह से जॉब नहीं छोड़ी, उसने जॉब कंटिन्यू रखी। तब मैम यही घर था हमारा। इस घर में तब मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसमें शीशे नहीं लगे थे। ये जो खिड़कियों के शीशे हैं ना, इसमें वो हमने पॉलीथीन लगाए थे। जो भी मोमेंट होती थी ना, वो फ्रीली होती थी। जब हमें थ्रेट्स मिलते थे मिलिटेंट की तरफ से, इसको बोलो जॉब छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो वो हम जब रात में सोते थे तो वो पॉलीथीन जो थे ना खिड़कियों के, वो सब फाड़े हुए होते थे रात में। और कुछ टाइम इतना भी गुजरा है कि हम मैम घर में पूरी की फैमिली सोती ही नहीं थी। हम सायों के घर में इधर उधर छुप छुप के सोते थे हम। क्योंकि हमारा कसूर ये था कि हमने वो प्रोफेशन चूज़ किया था जो हुब्बुल वतनी था। हम वतन से मोहब्बत करते थे, बस ये खता थी हमारी। लेकिन जब हमने वो जॉब नहीं छोड़ी तो 2001 में 2 जनवरी शाम के टाइम पे हम घर में थे। घर में मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं था। मैं 10 साल का था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं और मेरी बहन ऐसे ही बैठे थे। जितने क्लोज हम इस टाइम बैठे, इतने क्लोज थे हम। उसके पैर और मेरे पैर एक दूसरे से मिले थे। बाहर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो। तो मेरी मॉम ने उस टाइम सिंपली बोला कि कुछ कश्मीरी में बोला कुछ, तो उसने बोला बुछुस। तो हमने सोचा शायद कोई नेबर होगा, कुछ होगा, तो हमने इंटर करने दिया। जब वो अंदर आया किचन में, तो ये जो मुझे अभी भी वो मंज़र आंखों के सामने है। उसने उस टाइम एक पूरी फैमिली को टेरिफाई करके रखा। मैंने 2 साल तक बात ही नहीं की तब के टाइम पे। वो सामने आया, रफल नीचे उतारी, सीधे 10 फायर किए उसने। मतलब मैं उसकी नज़र में तब बच्चा भी था और मैं खुद भी बच्चा था। उसने मुझे हटने को नहीं भी बोला। तब इतना टेरर था कि हमें नेबर्स को बुला बुला के लाना पड़ा कि यहाँ आइए। ऐसे इस जॉब को कश्मीर में देखा जाता था और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता था। हमने बहुत तब मतलब कि एक वो सोसाइटी हमें, मान लो क्या, तब के टाइम पे हमें शर्म सी फील होती थी इस सोसाइटी में कि शायद कुछ खता किया है कि हमने पुलिस की नौकरी जो बहन ने की है। तो जब कोई कहता था ना आपकी बहन क्यों क्या करती थी, इससे क्यों मारा गया, तो जब हम बोलते थे ना कि पुलिस में थी, हाँ पुलिस में थी, मतलब कि ये एक ना वो इंसल्ट की तरह पे देखा जाता था कि बहन पुलिस में। मतलब इस चीज़ को हमने आज तक यही सहते हैं कि बहन पुलिस में।
तो ये दर्द आज भी हमारे दिल में तब से बसा है जब मैं छोटा था, मतलब कि मेरी मैच्योरिटी लेवल कुछ भी नहीं थी। मेरे ज़हन में वो था ही नहीं कि दुनिया ऐसी भी होती है। तो क्या उसके बाद आपको क्या फेस करना पड़ा? उसके बाद तो काफ़ी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी पड़ा होगा आप जी, पे, मैंने आपकी फैमिली ने फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी। जी, मैंने अभी पहले आपको बोला कि 3000 मंथली इनकम बनी थी, हुँ, 1500 एक 1500 इसी टाइम डाउन हो गया। बिल्कुल। बहन जब शहीद हो गई तो 1500 इसी टाइम डाउन हो गया। फिर मेरा बाबा जो था वो बीकन में एज ए लेबरर काम करते थे, 1500 सैलरी से वो घर चलाता गया। लेकिन हमने उस टाइम पे SRO 43 के लिए अप्लाई किया, हुँ, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, एलिजिबल भी था। लेकिन फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट्स जो भी गुजरी है, मैं एक गवर्नमेंट पे निशाना नहीं बोलूँगा, जो भी गवर्नमेंट्स तब से आज तक गुजरी है 25 सालों में, पूरी कंफ्यूजिंग गवर्नमेंट रही है कि उनको ये डिसाइड वो कर ही नहीं पाई कि हम इस बंदे को क्या रिकॉग्निशन दें। इसने वतन के लिए जान दी, देश के लिए जान दी, हम इस फैमिली को क्या रिकॉग्निशन दें, हुँ, कितना इज्जत दें, कितना सम्मान दें। ये अभी तक भी मेंटल सेटअप नहीं कर पाती है कि हम फैमिलीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज़ करें, किन फैमिलीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें, और जो खासकर ये मार्टियर फैमिली है इनको कितनी इज्जत, कितनी सम्मान मिलनी चाहिए आज की सोसाइटी में, ये आज भी हमें देखना पड़ता है कि नहीं मिल रही है। तो दिल आपको नहीं से लगता ये इनफ है कि एक जॉब मिलती है? नहीं, ये इनफ नहीं है एक मार्टियर फैमिली को। मैं यहाँ अपने इस स्टेट की बात करता हूँ हुँ, और खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट पूरा टेरराइज डिस्ट्रिक्ट रहा हो और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भी पूरा ये डिस्ट्रिक्ट है। हुँ, और इस डिस्ट्रिक्ट में सर्वाइव करने के बाद अगर कोई बंदा ये चूज़ करता है कि मुझे हुब्बुल वतनी रखनी चाहिए और मुझे इस वतन के साथ, इस मुल्क के साथ प्यार है, हुँ, तो फिर अगर उस प्यार के लिए उसको जान देनी पड़ती है तो इसके लिए एक नौकरी काफ़ी नहीं है। उसको बहुत से एजाज़ मिलने चाहिए इस सोसाइटी में, इस गवर्नमेंट की तरफ से, इस स्टेट में और इस मुल्क में मिलने चाहिए उसको एजाज़, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में कोई इतना सफ़र करने के बाद भी अगर कोई इतना चूज़ कर रहा है कि मैं अपना ये जान तक कुर्बान करने के लिए इस मुल्क के लिए हूँ, तो उसके लिए एक नौकरी काफ़ी नहीं है। 25 साल के बाद आपको अब ये जॉब मिली आपकी जी। फैमिली को, कितना स्ट्रगल करना पड़ा उस जॉब को पाने के लिए? 25 साल में मैम अगर आपको वो फ़ाइल दिखाऊँगा जिस फ़ाइल में हमने SRO 43 के लिए अप्लाई किया था, हुँ, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एक फाइल बनाई है, कितने डॉक्यूमेंट्स, और फिर भी 25 साल बाद भी सरकारें कंफ्यूज रही है कि इसको नौकरी दे या ना दे। हुँ, और हमने उम्मीद भी छोड़ी थी, हुँ, हमने ये उम्मीद छोड़ी थी कि सरकारों की तरफ से इन परिवारों को, जो हम जैसे परिवार जो हैं जिन्होंने देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए जान दी, इनको कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है। हमें एक्स ग्रेशिया रिलीफ 1 लाख रुपए मिला है। ओके। अगर मैं आपको फाइल दिखाऊंगा ना कि SRO 43 बनाने के लिए कितने दफ्तर में हमें जाना पड़ा, तो वो पूरा 1 लाख से ज़्यादा उस फाइल को बनाते बनाते उड़ गया होगा। हुँ, हुँ, मैं ये कहूँगा कि इतनी स्ट्रगल हमें करनी पड़ी। अगर गवर्नर साहब का तवज्जो आज भी इस चीज़ की तरफ नहीं जाता तो शायद हम आज भी वॉइसलेस होते और हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि कश्मीरीज़ इंडियन नहीं हैं। यही मैं आपसे बात शुरुआत में कर रहा था कि हमने वो प्रोफेशन चूज़ किया तब के टाइम पे जिसके लिए यहाँ लोग शर्म करते थे, और एक फ़ीमेल होके मेरी बहन ने वो प्रोफेशन चूज़ किया जो यहाँ का एक मेल भी नहीं करता है। तो इस नज़रिए से अगर आप देखोगे तो कश्मीर में ये नज़रिया है कि कश्मीरी इंडिया को चूज़ नहीं करते हैं। हुँ, लेकिन हमने तब के टाइम पे इंडिया को चूज़ किया जब के टाइम पे यहाँ पे मुझे लगता है कि तब इंडिया बोलना भी ज़ुबान से गुनाह था। हुँ, तब हमने इंडिया की हिफाजत, इंडिया की सुरक्षा के लिए, यहाँ के तिरंगे के लिए, उसकी हिफाजत, उसका वो उसकी शान के लिए मेरी बहन ने ये प्रोफेशन चूज़ किया। तो ऑब्वियसली ये बात है ही कि यहाँ इसको शर्म से देखते हैं। तभी मैं ये कहता हूँ कि इसको इतना एजाज़, इतनी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए कि ताकि कोई इसको इस नज़रिए से नहीं देखे, शान से देखे, फ़ख्र से देखे और कहे कि लोग ये एक प्राउड मोमेंट है कि मैं इस लाइन में जा रहा हूँ।
फिर आज भी आपको वो मंजर याद आता है जिस दिन वो हुआ था, या अब लाइफ नॉर्मलाइज हो गई है? नहीं, मुझे मैम ये मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मुझे वो मंज़र अभी भी, मैंने अभी आपको बोला कि मैं 10 साल का था। 10 साल के बच्चे के सामने कोई टेररिस्ट आता है, वो 10 फायर 1 मीटर की दूरी पे उसकी बहन पे चलाता है। वो मंज़र कैसे मैं भूल सकता हूँ? ये मैं कभी नहीं कितना भूल सकता। मतलब आपने बहुत नज़दीकी से देखा अपनी जी, बहन जी। के साथ क्या हुआ, वायलेंस के आप शिकार रहे हैं। जी। क्या लगता है आपको कि कितना नुकसान होता है इससे, एक ह्यूमन लाइफ पे भी, इकोनॉमिकली भी, हमारी साइकोलॉजिकली भी कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत असर पड़ता है मैम, ये लफ्ज़ों में बयां ही नहीं हो पाएगा कि एक क्या इकोनॉमिकली, एक ये साइकोलॉजिकली और इस फैमिली पे भी एक जो ये जान खोता है ना, तो इस पे कितना असर पड़ता है, मैं ये लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर पाऊँगा। और अगर इसके लिए एक नौकरी क्या 10 नौकरियां भी एक परिवार को दी जाए, फिर भी ये नुकसान पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मैम, इतना बड़ा नुकसान है। हमारे जो बच्चे हैं एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, जी। वायलेंस की वजह से हमारा एजुकेशन सेक्टर वो सब बिगड़ गया था। तो जी, कितना बिल्कुल। इम्पैक्ट लगता है आपको इन सारे सेक्टर्स पे पड़ता है? मैंने इग्नोर थ्रू पीजी किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हमारे यहाँ ये एनवायरनमेंट नहीं होता तो शायद मेरा पीजी जो हुआ होता वो एक रेगुलर बेस पे हुआ होता, वो प्राइवेट बेस पे नहीं होता। लेकिन इस चीज़ की लाइन, इस चीज़ की वजह से कश्मीर बहुत पीछे रह गया है, बहुत पीछे। आज के टाइम पे जो कंपटीशन बच्चे कश्मीर के कर पा रहे हैं, ये इस वजह से कर पा रहे हैं कि जो 2019 के बाद जो एनवायरनमेंट हमें मिला है और 2019 के बाद जो एनवायरनमेंट मिला, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे 2009 के पहले के एनवायरनमेंट से, जिसमें 2019 जिसमें हमने सफ़र किया 2019 के पहले के एनवायरनमेंट से, तो ये एक अंधा इंसान भी आपको कंपेयर करके बोलेगा कि नहीं, हमने आज के टाइम पे बहुत सी चेंजेस देखी है। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे या आपकी फैमिली में से लोग आज भी पुलिस में जाएं? मेरा भाई भी, यही भाई जो आज भी फूड एंड सप्लाईज में, जिसको SRO 43 के तहत से जॉब मिली है, ये भी 2006 तक पुलिस में जॉब करता था। लेकिन जब हमें सरकारों की तरफ से, यहाँ की गवर्नमेंट्स की तरफ से तवज्जो, रिकॉग्निशन कुछ भी नहीं मिली, तो वो एक कश्मीरी में हम बोलते हैं कि तसलीश गासान। मेरे भाई ने 2006 में वो जॉब भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? कि हमें लगा था कि हम जिस चीज़ के लिए जान दे रहे हैं कि वहाँ हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अब जो रिकॉग्निशन हमें गवर्नर साहब की तरफ से मिली है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस चीज़ की वजह से मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं भी शान से कहूँगा कि हाँ, मैं भी ज्वाइन करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यू आर वॉचिंग कश्मीर अनफिल्टर्ड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।